चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7। टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 7 है। गोल्डन ईस्ट लिमिटेड के नाम से पेज 9.40 ऑफ स्टडी मटेरियल। लास्ट क्वेश्चन है, इस पे आ जाइए। गले की बैंड बज चुकी है बट ये है कि लास्ट क्वेश्चन है तो करेंगे, जब तक गला चलेगा चलाएंगे। दर्द बहुत हो रहा है बट स्टिल इसको मैनेज करेंगे। थोड़ा सा असुविधा के लिए खेद है अगर आवाज थोड़ी आप तक प्रॉपर ना जा रही हो। कोशिश तो कर रहा हूँ स्पीकर से आवाज निकले बहुत। चले, आओ गोल्डन ईस्ट लिमिटेड पे। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, पेज आ गया। हम्म, ठीक है जी। हाँ जी। गोल्डन ईस्ट लिमिटेड इज अ हॉब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। हॉब क्या है? बेसिकली जो गैस चूल्हे स्टोव होते हैं उनके ऊपर जो पार्ट होता है वो हॉब होता है। आप एक सिंपली पार्ट समझ लीजिए, कोई पार्ट बना रही है गोल्डन ईस्ट लिमिटेड। डूइंग बिजनेस थ्रू होलसेलर एंड रिटेलर। दो चैनल है, होलसेलर का, रिटेलर का। द कंपनी इज फॉलोइंग एबीसी। एवरेज कॉस्ट पर हॉब इज 600 एंड लिस्टेड प्राइस इज 1000। एमआरपी 1000 है और एवरेज कॉस्ट आती है हॉब की। परचेज कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा क्योंकि मैन्युफैक्चर कर रही है, तो 600 रुपये लगा लो। डायरेक्ट कॉस्ट जो आ जाती होगी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में। बट हॉब्स आर सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन लिस्टेड प्राइस ऑन ऑर्डर फॉर अबव 200 यूनिट्स एंड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑर्डर ऑफ 200 यूनिट्स और लेस। यानी अगर कोई पर्सन, कोई होलसेल रिटेलर 200 यूनिट या उससे कम का ऑर्डर करता है तो उसको हम 20% का डिस्काउंट देते हैं। और 200 यूनिट से ज्यादा का ऑर्डर देता है तो 25% का उसको डिस्काउंट देते हैं लिस्टेड प्राइस पे 1000 रुपए में। द कंपनी वांट्स टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ टू ऑफ इट्स होलसेल कस्टमर ए बी एंड टू ऑफ इट्स रिटेल कस्टमर एक्स एंड वाई। तो इसके अंदर ना कहीं हमें समझना पड़ेगा कि होलसेलर का कहीं ना कहीं एनालिसिस अलग करना पड़ेगा, रिटेलर का अलग करना पड़ेगा। बिकॉज आप ए और एक्स, बी और वाई को आपस में कंपेयर करोगे तो बड़ा हैफाजेड सा कंपैरिजन हो जाएगा ना। देखो होलसेलर्स क्या होते हैं, खुद सोचो। होलसेलर कौन होते हैं? जो एक बारी में ज्यादा सामान मंगाते हैं, ज्यादा मोटा ऑर्डर देते हैं, ठीक है, पर हम उनको डिस्काउंट भी बहुत अच्छा देते हैं। सस्ते में सामान उठाते हैं, ज्यादा सामान उठाते हैं, वो होलसेलर होते हैं। रिटेलर कौन होते हैं? जो फुटकर छोटे छोटे लोग, मतलब जिनको डिस्काउंट भी कम मिलता है, जो सामान भी थोड़ा 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 मंगाते हैं, ऑर्डर भी कई सारे देते हैं वो, ठीक है ना, जो दिमाग ज्यादा खराब करते हैं। तो वो होते हैं रिटेलर्स। होलसेलर के अंदर इतनी दिक्कत नहीं होती। डिस्काउंट अच्छा लेते हैं बट सामान भी एक साथ उठाते हैं, ऑर्डर भी थोड़े ही देते हैं और मोटे ऑर्डर देते हैं एक बारी, ठीक है ना। वो होलसेलर होते हैं। द कंपनी वांट्स टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी एनालाइज करना चाहती है, ठीक है, two of its wholesale customer AB and two of its retail customer X and Y on the basis of business with them during last year। यानी लास्ट ईयर का कुछ डेटा होगा ऑब्वियसली। दिस इज टू एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम द कस्टमर। कस्टमर से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने का सबसे पहला तरीका है कि आप सीपीए करो, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करो। देन ओनली यू विल नो कि कौन से कस्टमर में क्या, मतलब सेल्स क्या, कॉस्ट क्या, प्रॉफिट आ रहा है, एंड उसके बेसिस पे ही आप कस्टमर वाइज प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा पाओगे, वैसी स्ट्रेटेजीज लगा के, वैसे एक्शंस लेके। जो भी आपको डेटा से इनसाइट्स मिलेगा ना, जब आप सीपीए करोगे तो आपको बहुत सारे इनसाइट्स मिलेंगे, तो उसके बेसिस पे आप प्रॉफिट बढ़ा पाओगे कस्टमर का। द रेलेवेंट डेटा पर्टेनिंग टू द लास्ट ईयर आर गिवन बिलो। देखो दे दिया ना, पिछले साल का डेटा दे रखा है। अब आपको दे रखा है अब ये जो मैंने लाल से लिखा है ना, ये नीचे आएगा, फिर इसको आप इनकॉर्पोरेट कर लीजिएगा। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, नंबर, और ना आप भी अपनी बुक ऐसे कर दो, उसमें लिख दो, हाईलाइट कर दो, प्लीज करना। अगर अभी तक नहीं करा है ना, तो वीडियो तो ये जाएगी यूट्यूब पे, दोबारा से पीछे जाके एक बार फटाफट जाके कर देना सारी हाईलाइट, जहां जहां भी मैंने कर रखा है, और जहां भी मैंने पेन से लिख रखा है लिख देना। पता है साइकोलॉजिकली क्या होता है? जैसे आप, जैसे मान के चलो 5 दिन बाद आपने दोबारा खोला ये चैप्टर, अब उसमें क्या होगा कि आप जब देखोगे ना और ये पेज पूरा ब्लैंक हुआ, तो आपको ना एक घबराहट सी होगी कि यार ये पेज तो मैंने पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं। और इसको आपने खूब गंदा कर रखा होगा ना, खूब इस पे पेन चला हुआ होगा, खूब, मतलब इस पे खूब ऐसे आपने चित्रकारी कर रखी होगी। आप देखना, आपका मन करेगा कि मैं खोल के देख लूं क्या है। क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद ना हमारा माइंड सेट हो जाता है कि हाँ यार, इसको, इसमें ना मैंने काफी टाइम लगाया, काफी इसको एनालाइज करा है, तो ये मैं कर लूंगा। तो ऐसे करा करो, जो अपनी अपनी बुक है उसको हाईलाइट, पेन पेंसिल लिखा करो, खूब लिखा करो। कोई कहता है गंदा होता है, सरस्वती माता होता है, भाई ठीक है, तू ज्ञान अपने पास रख। करा करो। इससे आपको क्या होता है, उस चीज के ना आप और नजदीक आ जाते हो अपनी बुक के। ये चीज बहुत जरूरी है। मैं करता था, मुझे फायदा हुआ है।
और जिन पेजेस पे नहीं होता हाईलाइट वगैरह कुछ नहीं लिखा होता उस पे ऐसा लगता है यार यार इसको पता नहीं कैसे पढ़ना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा। बट जब हाईलाइट वगैरह होता है ना तो ऐसा लगता है कि 50-60% तो आता ही है ये, थोड़ा एक बार देखूंगा हो जाएगा। ठीक है, तो ये करा करो। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, नंबर ऑफ हॉब्स परचेज्ड पर ऑर्डर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर और एक ऑर्डर में कितने हॉब्स परचेज हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल नंबर ऑफ हॉब्स परचेज आ जाएंगे या सोल्ड आ जाएंगे, एक ही बात है। परचेज बाय कस्टमर या सेल बाय गोल्डन ईस्ट एक ही बात है। तो 50 × 500, 65 × 300, 230 × 40 और ये 270 × 30। तो बेटा ये आ गया आपका 8100। अब नंबर ऑफ विजिट्स टू कस्टमर प्लेस 10, 15, 25, 22, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी डिलीवरी, नंबर ऑफ स्पीड डिलीवरी। अब आप ये देखिएगा, ये जो नंबर ऑफ हॉब्स परचेज पर ऑर्डर है ए और बी के केस में, देखो ए और बी कौन है, ए और बी है होलसेलर, मोटे, मोटा मतलब समझते हो ना, होलसेल, और ये है रिटेल। तो जो होलसेल वाले होते हैं वो एक बारी में मोटा ऑर्डर देते हैं, तो ये एक बारी में कितना ऑर्डर देते हैं, 500 यूनिट्स, 300 यूनिट्स, मोटे कस्टमर। और ये लुल्लू पंजू रिटेलर 40-40 यूनिट, 30-30 यूनिट। ठीक है, मेरा पूरा मान सम्मान करता हूँ मैं रिटेलर्स का। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे समझो कि रिटेलर्स को आप ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हो, वो भी तो कस्टमर, हाँ भाई वो कस्टमर है। बट थोड़ा कंपैरिजन करने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, समझाने के लिए ये समझना, होलसेल मोटे कस्टमर और रिटेलर लुल्लू पंजू छोटू मोटू कस्टमर टाइप से। तो क्योंकि ऊपर ये लिखा हुआ था कि 200 यूनिट्स या इससे कम का होता है तो 20% डिस्काउंट, तो ये 200 यूनिट या उससे कम का 40-30, तो उनको मात्र 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो कितना मिलेगा, 1000 - 200, 800। ठीक है, और इनका 200 यूनिट से आधा का ऑर्डर है 500-300, तो इनको 25% डिस्काउंट, 100 - 250, 750। द इफेक्टिव प्राइस फॉर होलसेल कस्टमर दैट इज ए एंड बी इज ₹750 एंड इफेक्टिव प्राइस फॉर कस्टमर एक्स एंड वाई रिटेल कस्टमर इज ₹800 पर हॉप। सेल्स विजिट दे दी, ऑर्डिनरी डिलीवरी, स्पीड डिलीवरी, एक्टिविटी इन्फॉर्मेशन, ऑर्डर प्रोसेसिंग, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, ₹1300 पर परचेज ऑर्डर, तो ₹1300 मैंने ऊपर चिपका दिया। ठीक है, अगला ₹7400 पर कस्टमर विजिट, ₹7400 पर कस्टमर विजिट, 2000 पर ऑर्डिनरी डिलीवरी, 6000 पर स्पीड डिलीवरी। देख रहे हो, स्पीड डिलीवरी 3 गुने ज्यादा कॉस्ट आ रही है, मतलब जो रश डिलीवरी, एक्सपीडिटेड डिलीवरी, इमरजेंसी डिलीवरी जो होती है 3 गुने ज्यादा कॉस्ट आ रही है। ये कंपनी का जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है वो हैम्पर होता है और कंपनी को इमीडिएट एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट अरेंज करना पड़ता है, इसके तो 3 गुना ज्यादा। तत्काल में टिकट कराओगे 3 गुना जाना, 3 गुना ज्यादा, 2000 पर ऑर्डिनरी डिलीवरी और 6000 पर स्पीड डिलीवरी। ठीक है, और ये देख रहे हो ऐसे नहीं लिखा, उनके आगे लिखा है। जैसे इधर ऑर्डिनरी है तो ऑर्डिनरी के आगे ऑर्डिनरी, स्पीड के आगे स्पीड। ठीक है, और परचेज ऑर्डर के आगे परचेज ऑर्डर और कस्टमर विजिट के आगे कस्टमर विजिट, उन्हीं के आगे उनके रेट लिखे हैं। डन। और कंपनी को जो हॉप की कॉस्ट आ रही है ना, परचेज कॉस्ट, वो 600 रुपये आ रही है एक हॉप खरीदने की। तो मैंने हॉप्स के साथ ही लिखा है, नंबर ऑफ हॉप परचेज तो ₹600, परचेज कॉस्ट है पर हॉप। और कितने हॉप परचेज करे हैं इन्होंने, 25,000, 19,500, 9200 और 8100। ये कंपनी की मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट है बेसिकली। परचेज कॉस्ट तो कस्टमर की है और मेरे लिए क्या है, ये वाली कॉस्ट 600 रुपये, ये 600 रुपये ये हॉब की परचेज कॉस्ट है जितने का मेरे को पड़ रहा है। इसको कस्टमर की जो परचेज कॉस्ट वो अलग होएगी, जितने में मैं कस्टमर को बेच रहा हूँ। ये 750 और 800, ये है कस्टमर के लिए परचेज कॉस्ट। ठीक है ना, कस्टमर हॉब्स खरीद रहे हैं, मैं हॉब्स नहीं खरीद रहा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हॉब्स को मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, तो मेरी जो प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही होगी उसको बनाने की, वो कॉस्ट आ रही है 600 रुपये। तो ये मैंने इसके साथ लिख दिया इधर, परचेज वरना कंफ्यूज ना करें। अ, ये क्यों नहीं रख हो रहा, कोई बात नहीं। 600 रुपये पर हॉप। ठीक है, ये क्या है जो हॉप मैंने इसके साथ क्यों लिखा है, क्योंकि ये मेरे को 25,000 और 19,500, 9200, 8100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आप ऊपर भी लिख सकते हो अगर चाहो तो, ये लो, अब हो गया। हम्म, नहीं हो रहा मत हो। कॉस्ट
ठीक है, तो ये आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो आगे चलते हैं। ये आ गया। अब है इवेल्युएट द कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी बाय कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट पर हॉप फ्रॉम ईच कस्टमर, यानी प्रॉफिट पर हॉप पर यूनिट निकालना है बाय कैलकुलेटिंग प्रॉफिट पर हॉप फ्रॉम ईच कस्टमर। अब देखो, कायदे से इसने बोल तो दिया कैलकुलेट करना है प्रॉफिट पर हॉप फ्रॉम ईच कस्टमर, तो क्या मैं प्रॉफिट पर हॉप ही निकाल दूं या और भी चीजें निकालूं? और भी चीजें मुझे निकाल देनी चाहिए, बिकॉज इवेल्युएट द कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी भी बोला है। अगर फर्स्ट रिक्वायरमेंट में खाली होता ना प्रिपेयर, पर फर्स्ट में प्रिपेयर होता, सेकंड में एनालिसिस या इवैल्यूएशन कुछ ना कुछ होता, तो निकाल तो दो ही यार। पर यूनिट बोला है स्पेसिफिकली, वो तो निकाल ही दो, साथ में वो टोटल के बेसिस पे, सेल के बेसिस पे, वो सब भी निकाल दो आप, ठीक है ना? वो भी निकाल कर लो। क्लियर? तो चलिए निकालते हैं इसको। हम इधर ही देख लेते हैं कैसे निकलेगा। देखो, होलसेल रिटेल दो तरह के कस्टमर हो गए, और उसमें भी दो दो तरह के कस्टमर हो गए। होलसेल में भी दो, रिटेल में भी दो। होलसेल को यूनिट सोल्ड इतनी इतनी हो गई। अब होलसेल को जो प्राइस है वो कितना जाएगा, 750, रिटेल को प्राइस 800। अब कॉस्ट जो 600 रुपए की आएगी वो तो सबके लिए सेम है। तो वो 600 इंटू 25,000, 600 इंटू 19,500, 600 इंटू 9200 और 8100। चाहे तो आप सेलिंग प्राइस में से पहले कॉस्ट को माइनस करके कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो, चाहे तो आप टोटल में भी कर सकते हो। अब इसके बाद कौन कौन सी कॉस्ट आएगी, एक तो कॉस्ट आएगी ये परचेज ऑर्डर की। 1300 को आप गुणा करोगे, 1300 पर परचेज ऑर्डर है ना, तो 50, 65, 230, 270। फिर कस्टमर विजिट की, फिर ऑर्डिनरी डिलीवरी की, फिर स्पीड डिलीवरी की। और कोई कॉस्ट है? बस यही है। एक तो परचेज कॉस्ट, ओ सॉरी परचेज नहीं, प्रोडक्शन कॉस्ट जो 600 रुपये आ रही है, और बाकी ये परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग की, कस्टमर विजिट की, ऑर्डिनरी डिलीवरी और स्पीड डिलीवरी, यही कॉस्ट निकल कर आ रही है, ठीक है ना? तो ये कॉस्ट निकाल के फिर टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, और उसको आप यूनिट से डिवाइड कर देना। 25,000, 19,500, 9200, 8100 आपका प्रॉफिट पर हॉप आ जाएगा। कौन से पेज पे आंसर है इसका? ये आएगा पेज 56 पे, है ना? ठीक है, तो इसने वैसे नेट सेल प्रोसीड का एक अलग बना दिया। परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर को आप मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ ऑफ परचेज पर परचेज ऑर्डर, तो टोटल आ जाएगा। ठीक है, सभी में आ जाएगा, ये सभी में है। अब इसके बाद लिस्टेड प्राइस था, इसमें डिस्काउंट होलसेलर को 25 आया था, रिटेल को 20 आया था। नेट सेल प्राइस आया, आप टोटल हॉप को सेल प्राइस से गुना कर देंगे। ठीक है, नेट सेल प्राइस से यू विल गेट नेट सेल प्रोसीड। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ सेल उन्होंने वो निकाल दिया 600 से गुना करके, सीधा कंट्रीब्यूशन ही निकाल दिया होगा अगले ने। 1.5 करोड़, 117, 55, 20, 48, 60। क्लियर? तो इसने नेट सेल प्रोसीड और जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है ना, बेसिकली जो कॉस्ट 600 रुपए वाली दे रखी थी, वो निकाल दी, दो चीजें इस वर्किंग के। तो ये फिगर ये ऊपर ले गया होगा 187, 50 और 1.5 करोड़। ठीक है, ये फिगर ये ऊपर से ले आया, आगे तब आप कर देंगे। डन। टोटल वाला कॉलम, ऑल दो कहीं से भी मुझे रिक्वायरमेंट पढ़ के नहीं लगा कि टोटल वाला कॉलम बनाना है, बट मेरी एक जनरल इंस्ट्रक्शन आपके लिए रही है कि टोटल वाला बना ही देना चाहिए यार आपको। ठीक है ना? ए बी एक्स वाई और जो भी क्वेश्चन हो, टोटल वाला बना दो, सेफ एंड साइड होके। और वैसे भी टोटल वाला एनालिसिस करते तो है ना, जब हम परसेंटेज ऑफ टोटल प्रॉफिट निकालते हैं, टोटल सोल्ड निकालते हैं यूनिट्स का, तो बना दो यार टोटल वाला। आगे, आगे अब इसने जो असाइनेबल मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, इसका अलग अलग कहीं भी नहीं दे रखा था। मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, कहीं भी क्या आपको ये मिला था? तो ऊपर नीचे इतना होता ना, 40 नंबर, 40। जैसे पूरा पढ़ के या कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि यार जो मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेशन और आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन का अलग अलग करवा रहा है ये क्लासिफिकेशन। जैसे पिछले क्वेश्चन में तो अगले ने चलो बोल दिया था यहाँ पर कि कस्टमर असाइनेबल मार्केट एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें नहीं बोला था, तो इसमें चाहे तो नहीं करते, बट एक प्रेजेंटेशन इंप्रूव करने के लिए कर सकते हैं।
तो इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन सा जाएगा? एक ऑर्डिनरी डिलीवरी और एक कस्टमर डिलीवरी। और कौन सा होता है? इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट। वो तो कैरिंग तो नहीं है इसमें। ऑर्डर प्रोसेसिंग और विजिटिंग कस्टमर, ये तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन और मार्केटिंग में जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन में यही दो जाएंगे, ठीक है। तो ऊपर वाले दो आप ले लीजिएगा मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेशन में, और नीचे वाले दो ले लीजिएगा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चलिए, और ये भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यार आंसर ने कर दिया तो एक समझाना अपना फर्ज है, बाकी तो क्या ही बोले। आईसीआई जिंदाबाद। 56। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग कस्टमर विजिट इसमें आ गए बेटा, और ऑर्डिनरी डिलीवरी स्पीड डिलीवरी इसमें आ गया। डन। टोटल असाइनेबल कॉस्ट आ गया, नेट प्रॉफिट आपका आ गया। और नेट प्रॉफिट नहीं निकालना, केवल उसने बोला था प्रॉफिट पर हॉब निकालना है, ठीक है, पर यूनिट में। तो 34,91,000 को डिवाइड कर देना, इसको जितनी यूनिट सोल्ड थी, आई थिंक 25,000 थी, जैसे ऐसे था वो निकाल देना आप उससे। फिर मैं बोलता हूँ प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सेल और प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ टोटल प्रॉफिट, ये भी निकाल दिया करो, क्योंकि टोटल प्रॉफिट और प्रॉफिट पर यूनिट तो निकाल ही दिया आपने। ये वैसे तो हम टोटल प्रॉफिट ही निकालते थे, ये क्वेश्चन ने बोल दिया ये दो चीजें और निकाल दो, जो 8वें और 9वें पॉइंट में मैंने निकाल रखी है, एनालिसिस करने में इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट तो हमने पूरी कर दी। अब एक बार एनालिसिस वाला पार्ट देख लेते हैं, ठीक है ना। आपके पास भी क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले ये सब कर दिया करो यार, ये एक तरह का झंझट है ये, क्योंकि आपको भी पता है कि हमने 3 4 5 क्वेश्चन कर लिए। मैं इतना तो मतलब किसी भी बच्चे को इतना डम तो समझता नहीं कि जितना उसको ये कैलकुलेशन नहीं आई होगी समझ में। मतलब हो सकता है, मैं वेरी मच श्योर हूँ कि मेरे बोलने से भी पहले अगला ने कैलकुलेटर पे कर कुरा के कर लिया हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ उससे पहले पढ़ के उसने निकाल लिया। तो इतना तो मुझे क्लियर है, ये जो स्टेटमेंट्स वगैरह हैं, ये उसको पहले से ही कर लेगा वो खुद से। हालाँकि जो थोड़े बहुत तड़के लगा रखे थे आईसीआई ने, जैसे मार्केटिंग, एडमिन, डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल, और जो मैंने थोड़ा एनालिसिस वाला पार्ट बता दिया, वो थोड़ा मेरी तरफ से ऐड ऑन है। बाकी कैलकुलेशन वाला पार्ट आप बहुत ईज़िली हैंडल कर सकते हो। अब एनालिसिस करके देखते हैं, इसका एनालिसिस कैसे होता है। चलो आ जाइए, पहले क्वेश्चन पे ही आते हैं। एनालिसिस के लिए ना, इसके लिए एक चीज़ बढ़िया है, इसके लिए मैंने एक चीज़ बना रखी है। हाँ, एनालिसिस वाले पार्ट में ना यहाँ आ जाओ। इसके लिए मैंने बना दिया था, क्योंकि इसके एनालिसिस में ना परसेंटेज परसेंटेज वो ज़्यादा कर रहा था, तो मैंने ये चीज़ निकाल दी थी। देखो ये चीज़ें आपके ना सब दे रखी हैं। नंबर ऑफ परचेज़ ऑर्डर आपको दे रखे हैं, कस्टमर विजिट, ऑर्डिनरी डिलीवरी, स्पीड डिलीवरी, ये आपको डेटा दे रखा है, ठीक है। और नंबर ऑफ हॉब्स परचेज पर ऑर्डर, और ये टोटल हॉब्स। ये जो ब्लू से है और जो मैंने येलो से हाईलाइट कर दिया, ये डेटा आपको दे रखा है। बस कुछ नहीं करा, मैंने नकल मार के लिखा है इसको। अब जो मेन चीज़ है वो है ग्रीन वाला डेटा, ठीक है। ग्रीन वाला डेटा देखिए। अब टोटल को ना मैंने 100% लिया यहाँ पर। डन। अब नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, तो आप क्या करो, 50 डिवाइडेड बाय 615 इंटू 100, 65 डिवाइडेड बाय 615 इंटू 100, और आप कैलसी में शॉर्टकट भी लगा सकते हो सिंपली। कैसे? जैसे 50 डिवाइडेड बाय 615 इंटू 100, और फिर 65 डिवाइडेड बाय 615 इंटू 100 करना है। तो ये वाली चीज कॉमन है ना, ये वाली चीज कॉमन है, तो कैलसी में पहले 100 डिवाइडेड बाय 615 कर लो। 100 डिवाइडेड बाय 615, ठीक है, 615 इक्वल टू ये कर लो। तो ये फिगर आ गया 0.16, जो भी फिगर आ रहा होगा। अब कुछ नहीं करना, इंटू 50 इक्वल टू, उसके बाद 65 लिख के इक्वल टू, 230 लिख के इक्वल टू, 270 लिख के इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। करूं? 50 डिवाइडेड बाय, नहीं, 50 डिवाइड बाय 615 इंटू 100 है ना, तो 100 डिवाइडेड बाय 615, ये फिगर आ गया 0.16। अब इंटू 50 इक्वल टू 8.13, तो 8 ले लिया ऑलमोस्ट। 65 इक्वल टू 11%, 230 इक्वल टू 37.39, मतलब वो हमने डेसिमल ले लिए ताकि एनालिसिस इजी हो जाए। डन। तो इससे क्या समझ आ रहा है अपने को, ये देखो, इससे ये समझ आ रहा है कि यार जो परचेज ऑर्डर टोटल 615 परचेज ऑर्डर हुए हैं, जिसमें से ए और बी ने मात्र 8 और 11 ही दिए हैं यार, ठीक है, 19 देखा जाए तो, बाकी एक्स और वाई ने दिए हैं। और यार ये ऑब्वियस सी भी बात है, मतलब आप इसमें ना ये नहीं कह सकते कि एक्स और वाई ने क्यों मतलब इतने ज्यादा दे दिए, एक्स और वाई को कम देना चाहिए। भाई नेचर अलग है। ए और बी क्या है आपके, ए और बी आपके होलसेल कस्टमर है,
एक्स और वाई आपके रिटेल कस्टमर है, तो चाहते ना चाहते जो रिटेल कस्टमर है वो ज्यादा ऑर्डर देगा ही देगा भाई, वो थोड़ा ही मंगा सकता है। अगर वो भी ज्यादा ज्यादा मंगाने लग जाए तो वो भी होलसेलर बन जाएगा ना यार। एक चीज समझो ना, एक बेसिक रिटेलर का नेचर क्या है कि थोड़ा थोड़ा सामान मंगा रहा है, बेच रहा है, थोड़ा थोड़ा मंगा रहा है। नेक्स्ट, अब नंबर ऑफ हॉब्स परचेज पर ऑर्डर, ऑर्डर साइज, इसको नहीं हम कंपेयर कर सकते, या इसको भी आप मतलब टोटल से करके आप परसेंटेज नहीं निकाल सकते, बट एक आप हाँ यहाँ देख सकते हो यार, ये 500 500 का कर रहा है, 300 300 का, ये 40 का है, 30 का, तो ए तो बहुत तगड़ा कस्टमर है यार, मतलब बहुत बढ़िया कि एक बारी में 500 मंगा रहा है, तो ए इज वेरी गुड। बी, हाँ मतलब ए और बी में देखो तो ए ज्यादा अच्छा है, और एक्स और वाई में देखो तो एक्स ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कंपनी को चाहिए कि एक बारी में ऑर्डर साइज अच्छा ऑर्डर करे कोई भी पर्सन। उससे क्या फायदा होता है कि ऑर्डर साइज बड़ा होगा तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होते हैं, जिससे ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट और उसकी डिलीवरी कॉस्ट कम आती है कंपनी को। टोटल हॉप्स अगर देखा जाए तो ये जो यूनिट सोल्ड है, 40 और 32 72% माल इनको बिक रहा है, और 28% छोटे व्यापारियों को बिक रहा है। कस्टमर विजिट 14 21 इनको कम हो रही है। ये मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि अभी देखो नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर 8% सबसे कम इसके थे, ए और बी की बात करूं, और हॉब्स भी अगर मैं देखूं तो 40% ज्यादा इसने खरीदे। कस्टमर विजिट भी इसने कम कराई 14, ए और बी के कंपैरिजन में। डिलीवरी, बेटा डिलीवरी भी इसने कम कराई, और स्पीड डिलीवरी भी इसने कम कराई। ए और बी को देखो तो अगर खाली है ना, और अगर एक्स और वाई को देखो तो परचेज ऑर्डर के हिसाब से नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर एक्स ने कम दिया, एक्स अच्छा है। टोटल हॉब्स भी एक्स ने ज्यादा ऑर्डर करे हैं 9200, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसने बड़े बड़े ऑर्डर दिए ना 40 40 के। कस्टमर विजिट उसने थोड़ी सी ज्यादा कराई है, हाँ इसमें थोड़ा वाई बेहतर है, और पर जो वाई ने ऑर्डर भी तो कम करा है ना, ठीक है, 8100 थोड़ा ऑलमोस्ट 1000, तो जस्टिफाइड है वो उतना। ऑर्डिनरी डिलीवरी, डिलीवरी उसने कम कराई है 175 आपके एक्स ने, और उसकी स्पीड डिलीवरी भी कम है, तो एक्स और वाई में एक्स मुझे थोड़ा बेहतर कस्टमर लगा है, ठीक है। तो ए और बी में ए बेहतर है, एक्स और वाई में एक्स बेहतर है मोटे तौर पे। डन? ये चीज अपने को यहाँ तक समझ आ रही है मोटी मोटी। तो ये हमारा एक इवैल्यूएशन, एक बेसिक इवैल्यूएशन हो गया। और एक बेसिक इवैल्यूएशन आप ऐसे भी कर सकते हो कि मैं ना, ये देखो, ये ए और बी इसको ना 1 यूनिट मानो, इसको 1 यूनिट मानो, और इसको 1 यूनिट मानो। होलसेल को एक मानो, रिटेल को एक मानो, तभी मजा आएगा देखो एनालाइज करने में, कि इन्होंने मात्र 19% ऑर्डर दिए, और इन्होंने कितना हो गया, 37 + 44 81%, काफी ज्यादा ऑर्डर दिए, ठीक है ना। ज्यादा ऑर्डर देना मतलब ज्यादा अच्छा नहीं है, बुरा है। ऑर्डर साइज बड़ा होना चाहिए। इनके ऑर्डर साइज तगड़े, इनके ऑर्डर साइज छोटे, और इन्होंने 82% 72% माल खरीदा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3/4, और इन्होंने 28% ऑलमोस्ट 1/4 माल खरीदा, ठीक है। कस्टमर विजिट भी इन्होंने इतनी नहीं कराई, इन्होंने ज्यादा कराई। ऑर्डिनरी डिलीवरी भी खाली इन्होंने 20% कराई, बट इन्होंने 80% कराई, और 15% स्पीड डिलीवरी कराई, इन्होंने 85% कराई, ये ज्यादा है। और अगर प्रॉफिट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, तो प्रॉफिट के कॉन्टेक्स्ट में ये है पेज 57। प्रॉफिट के कॉन्टेक्स्ट में देखें हम, तो बहुत ही बेहतरीन नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं। होलसेल कस्टमर से हमें, ये आप लगा लो कितना हो जाएगा, 49.5 प्लस 36, ऑलमोस्ट, अरे यार ये तो बहुत तगड़ा है यार। 85% ऑलमोस्ट 85%, मतलब मेरा जो धंधे का प्रॉफिट मैं होलसेल से कमा रहा हूँ, और 15% में रिटेल से कमा रहा हूँ। टू गुड यार, टू गुड। और प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल भी होलसेल का वे बेटर है, जबकि इनको डिस्काउंट ज्यादा दे रहा हूँ। बेटा इस चीज को जरूर माइंड करना, इनको डिस्काउंट ज्यादा मिलने के बाद भी इनका प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल और प्रॉफिट पर यूनिट 139 और 130 वो कहीं ज्यादा है एज कम्पेयर टू आपके रिटेल कस्टमर से, क्योंकि रिटेल कस्टमर को आप डिस्काउंट थोड़ा दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना कि डिस्काउंट थोड़ा दे रहा हूं तो इनसे मेरा प्रॉफिट पर यूनिट अच्छा आ जाएगा रिटेल कस्टमर से, बट नहीं। उन्होंने क्या करा, डिस्काउंट तो थोड़ा लिया, बट वो मेरी ऐसी तैसी कर गए दूसरी चीजों में, जो ऑर्डर प्रोसेसिंग, कस्टमर विजिट, ऑर्डिनरी डिलीवरी, स्पीड डिलीवरी, इन्होंने ये इतनी ज्यादा करा दी ना कि प्रॉफिट पर यूनिट रिटेल कस्टमर के केस में कम हो गया। नहीं तो अगर आप मोटे तौर पे देखो, होलसेलर पे अपना मार्जिन कम होता है ना, अगर आप होलसेलर्स के साथ बिजनेस कर रहे हो पर यूनिट के अंदर। टोटल में तो आप चलो कह दो होलसेलर से अच्छा कमाया, बट पर यूनिट में होलसेलर से आप कम कमा पाते हो, रिटेलर से ज्यादा कमा पाते हो। बट इधर उल्टा है, इधर रिटेल होलसेलर से ज्यादा कमा पा रहा हूँ पर यूनिट में, पर हॉब में, और रिटेलर से कम कमा पा रहा हूँ। क्यों?
मतलब डिस्काउंट भी मैंने रिटेलर को कम दिया है, उसके बावजूद भी मैं पर यूनिट में कम कमा पा रहा हूँ। मतलब महँगा बेचकर भी, रिटेलर को महँगा बेचकर भी प्रॉफिट पर यूनिट कम इसलिए कमा पा रहा हूँ, क्योंकि उन रिटेल कस्टमर ने मेरी ऐसी-तैसी करी, उन्होंने दबा के ऑर्डर प्रोसेस कराया, मतलब कई सारे ऑर्डर दिए छोटे-छोटे, कई सारी कस्टमर विजिट कराई, ऑर्डिनरी स्पीड डिलीवरी बहुत सारी करवाई। और अगर मैं होलसेल कस्टमर को देखूँ तो वो थोड़े एक ना सेंसिबल और वाइज़ कस्टमर लगे, जिन्होंने मतलब कम ऑर्डर्स दिए, बड़े ऑर्डर साइज़ दिए, और जो ये ऑर्डर प्रोसेसिंग, कस्टमर विजिट, ऑर्डिनरी और स्पीड डिलीवरी कम कराई। दैट इज व्हाई होलसेल कस्टमर मेरे बिजनेस के लिए मेरे प्राइमरी कस्टमर है, मेन कस्टमर है। रिटेल कस्टमर में मैं सेकेंडरी मान के चलूंगा, क्योंकि खुद सोचो यार, 85% प्रॉफिट हो रहा है आपका होलसेल कस्टमर से और 15% रिटेल। एक बार को रिटेल दोनों चले जाएं, बट होलसेल वाला मेरा एक भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जो होलसेल वाले दो कस्टमर है, उसमें से एक भी कस्टमर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, चाहे रिटेल वाले मेरे दोनों के दोनों चले जाएं। ठीक है ना, मैंने इतनी बड़ी बात कह दी आपसे। क्लियर? और अगर इनका वैसे देखें, सेल्स, अगर इसके हिसाब से यहाँ पर ये 25,000, 19,500, 9200, 8100, 61,800 आ गए ना, इंटू 25,000, ये आ गया 40.45%। ये भी निकाल लेना चाहिए ना, हम निकालते हैं ना हमेशा। 31.55%, 14.89%, 13.10%। ठीक है ना, इसको 19 या 90 कर लो, ठीक है। 90 कर लो ताकि पूरा 100 हो जाए। ठीक है, यानी मोटे तौर पे इन दोनों कस्टमर को मैंने कितना बेचा, 40.45 प्लस 31.55, 40.45 प्लस 55, 72%, 72% माल इनको गया है, और ये 28% माल इनको गया है। ठीक है ना, अच्छे कस्टमर है, 72% मेरे यूनिट सोल्ड में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अच्छा मार्केट शेयर भी मुझे दे रहे हैं, और 85% दोनों मिला के मुझे प्रॉफिट भी दे रहे हैं, 85% गुड। तो मेरे लिए होलसेल कस्टमर विल बी द माई प्राइमरी कस्टमर। चलें जी, चलो। तो क्वेश्चन की जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी ना, उसके अंदर क्या दे रखा था, इवेल्युएट द कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी बाय कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट पर हॉप फ्रॉम ईच कस्टमर। यानी इसके अंदर ना ज्यादा नहीं बोला, क्योंकि सेकंड आप स्टेप देखोगे ना, रिकमेंड स्टेप्स टू बी टेकन टू इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम लेस प्रॉफिटेबल कस्टमर, उसमें ज्यादा है। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट में कहीं ना कहीं एक बेसिक चीज उसने बोली है कि एक बार ना एक इवेल्युएट करके बता दो कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी बाय कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट पर हॉप फ्रॉम ईच कस्टमर। तो प्रॉफिट पर हॉप आपने निकाल दिया, अब उसके बेसिस पे मोटा मोटी एक ओवरऑल बेसिस पे प्रॉफिटेबिलिटी को इवेलुएट कर दो। तो एक छोटे से पैराग्राफ में इवेलुएट कर रखा है, बहुत इजी तरीके से। फ्रॉम अवर कैलकुलेशन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द एवरेज प्रॉफिट पर हॉप सोल्ड इज 114.12। कहाँ से आया, यहाँ से। टोटल 114.12 था। अगर देखा जाए तो होलसेल 139.64, 130.23 अबव एवरेज कर रहे हैं, और ये दोनों रिटेलर 76 और 39 ये बिलो एवरेज कर रहे हैं। ठीक है, सेल्स टू ऑल कंसर्न कस्टमर प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल तो चारों ही है यार, अनडाउटेडली कोई भी लॉस नहीं आ रहा। प्योर भी होलसेल कस्टमर है, उनका एवरेज प्रॉफिट पर हॉप ज्यादा आ रहा है, अबव एवरेज, और बिलो एवरेज किनका आ रहा है, रिटेल्स का आ रहा है। होलसेल बायर ज्यादा प्रॉफिटेबल है, रिटेल कम है। 72% होलसेल को हो रही है सेल टोटल का, 28% रिटेल को हो रही है। ठीक है, तो गोल्डन ईस्ट लिमिटेड के पास एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। However, analysis to improve the profitability from sales to retail customer like X and Y would enable Golden East to improve its overall bottom line. Bottom line बेटा आप नेट प्रॉफिट को बोलते हैं। एक जो आपकी टॉप मोस्ट लाइन होती है ना, सबसे ऊपर जो सबसे ऊपर वाली लाइन होती है प्रॉफिट, ओ सॉरी, सेल्स की। आप अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखें, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सबसे ऊपर क्या होता है, सेल्स रेवेन्यू सीधे हाथ को। और बॉटम लाइन वाला सबसे नीचे क्या लिखा होता है, प्रॉफिट। तो बॉटम लाइन बोल देते हैं जनरली नेट प्रॉफिट को। एक वैसे थोड़ा अच्छा लगता है बोलने में, बॉटम लाइन नेट प्रॉफिट सिनोनिम्स है। अब ध्यान रखना, इसके अंदर एक मोटे तौर पे बता दिया और जो बताने का भी जो मेन वो रहा है ना क्राइटेरिया, वो प्रॉफिट पर हॉब ही रहा है, क्योंकि फर्स्ट रिक्वायरमेंट में उसने प्रॉफिट पर हॉब निकालने को बोला था, इस बेसिस पे उसने कंप्यूट करा। और सेकेंडली लास्ट में वो जाते जाते एक छोटी सी चीज बोल गया कि ऑल दो प्रॉफिटेबल तो है,
बट थोड़ा रिटेल कस्टमर और प्रॉफिट दे देना तो मजा आ जाएगा, बिकॉज होलसेल कस्टमर आर डूइंग वेरी वेल। होलसेल कस्टमर से अच्छा खासा बिजनेस हो रहा है मेरा। मेरा 72% का और 85% अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं रिटेल मेरे को प्रॉफिट दे रहे हैं। बट चूंकि होलसेल के साथ अगर मैं देखूँ ना, तो रिटेल थोड़ा कम दे रहे हैं, तो मेरी थोड़ी सी भूख रहेगी कि रिटेलर्स का मैं प्रॉफिट बढ़ा पाऊँ, मैं अपना प्रॉफिट रिटेलर्स के थ्रू भी बढ़ा पाऊँ। तो यही क्वेश्चन का सेकंड स्टेप है, रिकमेंड स्टेप्स टू बी टेकन टू इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम लेस प्रॉफिटेबल कस्टमर। ठीक है, लेस प्रॉफिटेबल कस्टमर कौन है? रिटेल कस्टमर एक्स और वाई। अच्छा, सेकंड रिक्वायरमेंट आपको पता चल जाएगी फर्स्ट करने से पहले नहीं, क्योंकि जब आप फर्स्ट रिक्वायरमेंट करोगे देन ओनली यू विल नो कि आपके जो मोर प्रॉफिटेबल कस्टमर कौन है, लेस प्रॉफिटेबल कस्टमर कौन है। मोर प्रॉफिटेबल कस्टमर है आपके होलसेलर्स, और लेस प्रॉफिटेबल कस्टमर है आपके रिटेल कस्टमर। क्लियर? चलिए। डन। तो हमें रिकमेंडेशन पर्टिकुलरली किसके लिए देनी है? रिटेल कस्टमर, बिकॉज दे आर लेस प्रॉफिटेबल। अब मैं इसको नहीं करा रहा, मैं यहां से कर रहा हूँ ये। अब आप मुझे बताइए, अब मैं इस बारे में बात करूंगा, लेस प्रॉफिटेबल कस्टमर के बारे में, मतलब ये पोर्शन मैं इतनी चर्चा करूंगा, और सारा का सारा आपको पता है, फॉर्मेलिटी कर रहा हूं मैं। खुद देखो, मैं रिटेलर्स को क्या बोलूंगा कि यार तुम इतने सारे परचेज ऑर्डर दे रहे हो यार, 37%, 44%। खुद तो सोचो, ये बहुत ज्यादा ऑर्डर नहीं है। 37%, 44%, मतलब 100% के अंदर से ये मात्र मेरे से कितना सामान खरीद रहे हैं? 100 मैं सेल कर रहा हूँ ना, 100 यूनिट्स बेच रहा हूँ, तो मात्र 28 यूनिट्स खरीद रहे हैं। 28%, बाकी 72% तो होलसेल खरीद रहे हैं। और उन 28% यूनिट्स के लिए, उन 28% यूनिट्स के लिए तुम कितना दे रहे हो? 81%। 81% ऑर्डर, खुद सोचो यार, मात्र 28% यूनिट खरीदने के लिए 81% ऑर्डर, कहाँ का इंसाफ है? तो उनको मैं बोलूंगा भाई, इतने छोटे छोटे ऑर्डर नहीं चलेंगे, अपने नंबर ऑफ ऑर्डर कम करो, अपना ऑर्डर साइज बढ़ाओ, यानी हर ऑर्डर में जो क्वांटिटी है वो ज्यादा मंगाओ। ठीक है नहीं? तो पहला, ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट के कॉन्टेक्स्ट में क्या बोलोगे आप? कि सेट मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर साइज इनका मिनिमम इतना सेट कर दो भाई, तू इतनी यूनिट तो मंगाएगा ही मंगाएगा। ठीक है? जैसे एक बारी में लल्लू पंजू 40-30 मंगा रहे हैं ना, तो 100 सेट कर दो कि भाई 100 का तो देना ही पड़ेगा ऑर्डर, सीधी बात। क्योंकि आपके लिए ना, सही बताऊं, रिटेल कस्टमर इतने मायने भी नहीं रखते। तो रिटेल कस्टमर के साथ ज्यादा नरमी मत। होलसेल के साथ अपने फ्लेक्सिबल हो, रिटेलर्स के साथ ज्यादा, मतलब ठीक है, अपने टर्म्स पे काम करो। रहता है ठीक, नहीं रहता ठीक, बट ऐसा सख्ती नहीं दिखानी, तब भी थोड़ा अपना ईगो साइड रखना है। बट फिर भी उनके साथ, एक्स और वाई के साथ ज्यादा घुसो मत। एक्स और वाई में उनको कह दो कि भाई सीधा 50 यूनिट का या 100 यूनिट का तेरे को ऑर्डर लगाना ही पड़ेगा, एक ऑर्डर, ठीक है? इससे नीचे मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आगे, कस्टमर विजिट। भाई साहब, 30 और 35, 65% कस्टमर विजिट तो उन्हीं के लिए हो रही है खाली। 65%, 65% कस्टमर विजिट कम नहीं होती। 65% कस्टमर विजिट सिर्फ 28% माल बेचने के लिए। वो सोचो, इतनी कस्टमर विजिट की क्या जरूरत है? कोशिश करो कि अगर आप उनको ऑनलाइन सपोर्ट दे पाओ, ये लिख लिया करो कि फिजिकल सपोर्ट की जगह ऑनलाइन सपोर्ट अगर दे पाए, तो वो वीडियो कॉलिंग के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू, वो देखो, रिक्वायरमेंट समझो, क्यों इतनी सेल्स विजिट करवा रहा है, कि क्या कोई दिक्कत हो रही है, वो ऑर्डर देने में कोई गलती कर रहा है, या रिक्वायरमेंट आपके समझने में कोई गलती हो रही है। इन चीजों का एनालाइज करो और सेल्स विजिट को कम करो। अगला, ऑर्डिनरी डिलीवरी। डिलीवरी का भाई सीधा सीधा लिंक आपका इसी से होता है, ऑर्डर से। यानी देखो, पहले कस्टमर विजिट कॉस्ट में क्या बोला? अंडरस्टैंड द रीजन फॉर सो मेनी विजिट, और इंप्रूवमेंट इन बिजनेस ऑपरेशन दैट प्रोवाइड गुड कस्टमर सपोर्ट। गुड कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करने को क्यों बोला है? ताकि सेल्स विजिट कम हो। मतलब पहली बारी में इतना बढ़िया पढ़ाओ बच्चे को कि बार बार डाउट पूछने मेरे पास आए नहीं, पहली बारी में ही बढ़िया पढ़ा दो। एक आधी बार एक आधा डाउट पूछ ले, बट कुछ ऐसा मत पढ़ा दो कि वो 100 डाउट लेकर आ गया आपके पास, उसको कुछ समझ ही नहीं आया। ऐसा पढ़ा दो एक बारी में कि उसको डाउट ही ना रहे, या डाउट रहे तो एक आधा ही डाउट रहे मुश्किल से। क्लियर है? चलो, अगला, ऑर्डिनरी डिलीवरी। ऑर्डिनरी डिलीवरी का भी सेम कारण होता है ऑर्डर प्रोसेसिंग का, क्योंकि एक पर्सन जितने ज्यादा ऑर्डर देगा, कंपनी को उतनी बार ऑर्डर प्रोसेस करना पड़ेगा, उतनी बार डिलीवर करना पड़ेगा, तो सेम रीजन ही होगा।
तो कंपनी जैसे उसका ऑर्डर साइज सेट कर देगी ना कि भाई तेरे को मरे से मरा इतना क्वांटिटी का ऑर्डर करना है, तो वो बंदा उतनी क्वांटिटी का ऑर्डर करेगा जिससे कंपनी को ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट और डिलीवरी कॉस्ट दोनों की कॉस्ट में गिरावट आएगी। ठीक है, सेट मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जिसकी वजह से उसकी नंबर ऑफ डिलीवरीज रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर कम हो जाएंगे। अब जैसे ही आपने उसका ऑर्डर साइज सेट करोगे ना, तो उसके पास स्टॉक आउट फ्रीक्वेंट बेसिस पे नहीं होगा। ध्यान से सुनना, जैसे ही आपने उसको कह दिया कि भाई तेरे को अभी कितना मंगा रहा था वो 40 और 30 है ना, आपने कह दिया तेरे को 100 मंगाना है, 100 मंगाना है, तो उसका जो स्टॉक आउट है ना, स्टॉक आउट मतलब स्टॉक का खत्म होना, वो इतनी जल्दी नहीं होगा, वो थोड़ा टाइम में होगा। जिस वजह से क्या होगा, वो एकदम एब्रप्टली नहीं मंगाएगा। जैसे अभी वो भाई साहब स्पीड डिलीवरी ना छूटती, मतलब अगले को जरा सी भी तमीज नहीं है। 37 और 48%, ये कितना हो गया, 37 और 48, 85%, मतलब इतने बदतमीज हो रहे हैं दोनों के दोनों, इतने बदतमीज कि भाई साहब शर्म लिहाज नहीं है। 85% बताओ वो करा रहे हैं स्पीड डिलीवरी। स्पीड डिलीवरी पता 6,000 रुपए की एक स्पीड डिलीवरी हो रही है, 2,000 की ऑर्डिनरी, 6,000 की स्पीड डिलीवरी, 3 गुना ज्यादा की कौन पे करेगा। ठीक है, रिटेल कस्टमर को पालना पड़ रहा है मेरे को, भाई 3 गुना ज्यादा स्पीड डिलीवरी हो रही है, क्यों कर रहे हैं, छोटा छोटा मंगाते हैं, खत्म हो जाता है, टाइम से मंगाते नहीं, फिर एकदम से झटके से ऑर्डर दे देते हैं। तो उनको अगर एक बारी में थोड़ा मोटा ऑर्डर मंगाएंगे ना, तो धीरे धीरे खत्म होगा। तो जिस वजह से जो एब्रप्ट ऑर्डर प्लेस करते हैं ना एकदम इमरजेंसी में, वो भी उसमें भी गिरावट आएगी, क्योंकि अच्छा खासा ऑर्डर मंगाएंगे, धीरे धीरे खत्म होगा। उसके बाद ऑर्डिनरी डिलीवरी करवाएंगे, और वो भी नहीं हुआ तो फिर रश डिलीवरी करवाएंगे। तो इससे मेरा जो स्पीड डिलीवरी की कॉस्ट है ना, उसमें भी गिरावट आएगी। तो बेसिकली अगर मैं उनकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी सेट कर देता हूँ ना, इससे मेरी ऑर्डिनरी डिलीवरी का भी काम चल जाता है और स्पीड डिलीवरी का भी काम चल जाता है। ठीक है, सेट मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, तो उनका रेगुलर जो स्टॉक आउट हो रहा है वो बच जाएगा, और उनकी स्पीड डिलीवरी की जो नीड है बच जाएगी। और उन पे एक और बोल दो एक चीज, कि भाई तेरे को अगर स्पीड डिलीवरी करवानी है ना, क्योंकि देख नॉर्मल स्पीड डिलीवरी 3 गुना महंगी पड़ती है, कोई फ्री की तो आ नहीं रही। 2,000 की पड़ती तो भी हम सोचते 2,000 की जगह 6,000 की। तो उनसे आप चार्ज करना स्टार्ट कर दो, कि जैसे भाई तेरे को महीने में सिर्फ एक ही बार अलाउ है कि तू स्पीड डिलीवरी करवा ले, या साल में सिर्फ 10 बार ही अलाउ है, इससे ज्यादा बार तू कराएगा और तेरे से अलग से पैसे लूंगा मैं, या तेरे को डिस्काउंट नहीं दूंगा या डिस्काउंट कम दूंगा। ठीक है, तो मेक स्पीड डिलीवरी चार्जेबल आफ्टर अ सर्टेन थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड ना सही है, एक बीच में पॉइंट डाल दो, जैसे कंपनी थ्रेशोल्ड डाल के ना बिल्कुल सेट कर देती है। अगर कंपनी एक मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी सेट करी, ये भी एक थ्रेशोल्ड है भाई, इससे नीचे ज्यादा पैसे लगेंगे, इससे ऊपर तेरे को डिस्काउंट मिलेगा, इससे नीचे नहीं मिलेगा। इसी तरीके से स्पीड डिलीवरी करवानी है, पूरे साल में 10 करा ले, उससे ऊपर कराएगा तो दिक्कत है, उस मतलब उससे ऊपर कराएगा तो चार्जेस लूंगी, डिस्काउंट नहीं दूंगी, उससे नीचे कराएगा तो कर दूंगी। ठीक है ना, तो एक विन विन सिचुएशन होती है, एक थ्रेशोल्ड लगाना बीच में, एक विन विन सिचुएशन होती है। तब बंदा ना इस सर्विस का नाजायज फायदा नहीं उठाता, तुम एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहे। और एक्स और वाई क्या है, उनको पता है कि कंपनी डिलीवर कर देती है स्पीड डिलीवरी भी, मुंह उठा के ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, ध्यान नहीं रखते कि रीऑर्डर लेवल का। बट अब उनको पता है ना कि चार्ज आना है, तो वो ध्यान से यूज करेंगे। समझ में आ रहा है, जैसे अगर बिजली मुफ्त कर दो, पानी मुफ्त कर दो, तो उसके बाद क्या होगा, पानी भी बह रहा होगा, बिजली भी ढंग से यूज नहीं कर रखी होंगी। अब कहीं ना कहीं एक 200 यूनिट 400 यूनिट फ्री है, तो बंदा ध्यान से यूज कर रहा है कि यार 200 यूनिट तक फ्री है, तो 200 यूनिट से ज्यादा ना जाए। समझ में आ रहा है, तो वो बहुत अच्छा एक डिसीजन है कि वहां तक आपने फ्री करा, ये नहीं कि एक ओवरऑल आपने फ्री कर दिया। तो ये एक जो थ्रेशोल्ड बनाया, तो अब बंदा, काफी सारे बंदे हाँ सोचते हैं कि यार नहीं, 200 यूनिट पे मेरे को अपने आप को रोकना है। क्लियर है ये चीज। तो स्पीड डिलीवरी, सेट मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जिससे रेगुलर स्टॉक आउट प्रिवेंट होंगे, और नीड फॉर स्पीड डिलीवरी, एंड मेक स्पीड डिलीवरी चार्जेबल आफ्टर सर्टेन थ्रेशोल्ड। एग्जांपल, स्पीड डिलीवरी फ्री अप टू, या फिर चार्जेबल आफ्टर 10 ऑर्डर्स इन अ ईयर और 1 इन अ मंथ, एज द केस में भी। क्लियर है ये चीज आपको। ठीक है, और यही सारी बातें इनके अंदर लिखी हुई है, जैसे ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट, कस्टमर विजिट, ऑर्डिनरी डिलीवरी, स्पीड डिलीवरी, जो वहां लिखा था वही बातें इसमें भी लिखी हुई हैं। ये वाली जो लाइन होगी ना आपकी, अ, ये जो इटैलिक कर रखी है, इटैलिक वाली बात मैंने लिख रखी है। ठीक है ना, और जो ऊपर वाली बात है वो मैंने आपको समझा दी है इसके द्वारा, जो आपको ये ना, और ये रिकमेंडेशन, यानी ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ, ये तो मैंने टेबल से रेफर करवा दिया जो बनाई थी, और ये वाला नीचे रिकमेंडेशन में करा रखा है। ठीक है, और इसके अंदर चलो, अब तीसरा जो है, तीसरा पॉइंट,
lays down the service organization for which customer profitability analysis is useful। भाई अगर मैं होना तो मैं तो उसको बोलूं कि जो भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन तेरे को ध्यान है ना, तूने अपने जीवन में सुनी है, सबके लिए हेल्पफुल है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बट स्टिल कुछ तो लिख कर आनी पड़ेगी ना पेपर के अंदर, तो एक याद करने का तरीका बता देता हूँ। वैसे लिखिए ना, देखो 5 सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ध्यान रख लो, सिंपल तरीका बता रहा हूँ। जैसे एक हॉस्पिटल और एक हॉस्पिटैलिटी, थोड़ा सिमिलर है, इस तरह से ध्यान रखना। हॉस्पिटल हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी में मेहमान नवाजी किसमें आएगा? होटल, ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर, बड़े केयर करते हैं अपने मेहमानों की। और हॉस्पिटल हेल्थ केयर, पेशेंट्स वगैरह, ठीक है। तो ये दो ध्यान रखना। और आप जैसे क्या हो, मतलब सीईओ, तो आप ऑडिट वगैरह भी करते हो, ठीक है। तो उससे ऐसे ध्यान रखना कि प्रोफेशनल सर्विस जो आपकी नॉर्मल है, जो आप अपने ऑफिस में कर रहे हो, और बैंक ऑडिट से ध्यान रख लेना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो इन दोनों को लिंक कर देना। ये थोड़ा सा बस यार उसके लिए बताया है, ताकि ध्यान रहे, और ऐसे को रटवाने के लिए नहीं है। तो पेपर में लिख कर आप आओगे ना, एक तो हेल्थ और हॉस्पिटैलिटी ये साथ में लिख देना, और अपना सीए फर्म जो कंसल्टेंसी वाला है वो, और साथ में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो गई, इस तरह की। प्रोफेशनल सर्विस में क्या आ जाएगा? ऑडिट, अकाउंटिंग, लॉ फर्म, कंसल्टेंसी, आईटी, मैनेजमेंट, ये सब। और लास्ट एक ध्यान रखना लॉजिस्टिक का, और लॉजिस्टिक तो तुम्हें ध्यान रहेगा क्योंकि इस चैप्टर में तुम इतना डिलीवरी, इतना ऑर्डर ये सब पढ़ चुके हो, तो लॉजिस्टिक और ये फ्रेट कंपनी तो तुम्हें ध्यान रहने ही वाली है, ठीक है। तो लास्ट हो गया लॉजिस्टिक फ्रेट कंपनी। तो 5 कंपनियां होपफुली याद हो गई होगी, हॉस्पिटैलिटी और हॉस्पिटल, और आपकी फाइनेंशियल और प्रोफेशनल, और लास्ट में लॉजिस्टिक या फ्रेट बोल दो आप। क्लियर? अब चलें। अब लास्ट इसका जो क्वेश्चन है, बेनिफिट ऑफ सीपीए, ये हमने पहले भी देख चुके हैं। बेनिफिट्स ऑफ सीपीए वैसे तो बहुत सारे हैं, बट पर्टिकुलरली अपने को दो बताने होते हैं कि सीपीए से हमें पता चलता है कि कौन सा कस्टमर ओवरऑल प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट कर रहा है और कौन सा कस्टमर ओवरऑल प्रॉफिट को इरोड कर रहा है। और सेकंड, ये सीपीए के बेसिस पे एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग बन जाता है बायर और सेलर के बीच में, जिसकी मदद से दोनों अपने अपने मार्जिन इंप्रूव कर सकते हैं। ये मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट वगैरह हो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। डन। थैंक यू। बस इसके अंदर आज हमने क्या क्या करा है, बस ध्यान रखना। आज की क्लास में ना बेसिकली हमने 6 टॉपिक करे हैं, ठीक है। बस ये मैं आपको एक बार बता दूं, 6 टॉपिक कैसे। एक तो ये सीपीए का बेसिक हमने देखा था, एक टॉपिक ये हो गया बेटा, ठीक है। और एक इलस्ट्रेशन नंबर 3, डन। और टेस्ट योर नॉलेज का 4, 5, 6, 7, तो मेरी नज़र में टोटल 6 टॉपिक करें, जिसमें पहला तो सीपीए के बारे में एक बेसिक था, और बाद में 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो होपफुली समझ में आया होगा। इसको एक बार पढ़ लेना, एक बार तसल्ली बख्श कि कैसे एनालिसिस कर रखा है, एक बार खुद से एनालाइज करने की कोशिश करना, ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं। सबसे पहले तो यार अपना क्या करो, सिंपली प्रॉफिट निकालो। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, सिंपल प्रॉफिट निकाल दो कस्टमर वाइज। टोटल वाला कॉलम एक बना देना, ठीक है, सेफ एंड साइड होके। कस्टमर वाइज प्रॉफिट निकालो। भाई प्रॉफिट पर यूनिट भी निकाल दे, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सेल भी निकाल दे, और प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ टोटल प्रॉफिट। और साथ ही साथ ना यहाँ ये और लिख देता हूँ कि तेरा जो यूनिट का भी निकाल देना, यूनिट सोल्ड परसेंटेज टू टोटल। टोटल के रिस्पेक्ट में ना यूनिट सोल्ड की परसेंटेज भी निकाल देना, ठीक है। तो ऐसे ये 4-5 चीजें आती है ना, तो एनालिसिस करने में इजी हो जाता है। अब तू देखियो कि किसी कस्टमर को ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उसका रीजन देखियो कि क्या रीजन है। अगर वो ज्यादा यूनिट्स खरीद रहा हो तो ठीक है, ज्यादा यूनिट्स नहीं खरीद रहा हो तो एक थोड़ा सा ये भी लिख कर आ सकता है कि वो आपकी सिस्टर कंसर्न को सामान दे रहा हो सस्ते में। तो मतलब वो आपसे सामान खरीद के प्रोड्यूस करके आगे फर्दर कुछ आपकी सिस्टर कंसर्न को सस्ते में दे रहा हो, तो ओवरऑल कंपनी को फायदा हो। और उसके बावजूद भी इसको डिस्काउंट ज्यादा दिया हुआ है, तो उसकी गर्दन पकड़ ले, भाई क्यों दिया हुआ है, इसको डिस्काउंट कम करो, ठीक है, रीनेगोशिएट करो, कुछ भी इस तरीके से। अब कोई कस्टमर ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर दे रहा है, तो उसमें आप लिख कर आ सकते हो कि भाई इसके नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम करने का तरीका, इसका ऑर्डर साइज बड़ा करो कि एक बारी में ज्यादा बड़ा ऑर्डर दे। इससे उसके नंबर ऑफ ऑर्डर्स गिरेंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर कम होंगे तो ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट कम आएगी। उसकी जो डिलीवरी कॉस्ट है, वो जितनी बार ऑर्डर देगा उतनी बार डिलीवर भी करना होगा, उतनी डिलीवरी कॉस्ट कम आएगी, ये लिख कर आना। स्पीड डिलीवरी के अंदर आप कस्टमर से बात करो कि यार ये क्या रीजन है कि आपके जो स्पीड डिलीवरी इतनी हो रही है, रश डिलीवरी इतनी हो रही है। और उसमें आप ये लिख कर आओ कि जो स्पीड डिलीवरी वो आप लिमिट करो, जैसे 2, 3, 4, 5 देख लेना, जैसा आपको ठीक लगे पूरे क्वेश्चन को, कि इतनी स्पीड डिलीवरी रखो। इससे ज्यादा स्पीड डिलीवरी हो रही है ना एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा, तो आप कस्टमर से चार्ज करो वो डिलीवरी, इस तरह से लिख कर आओ।
आप यूनिट के बेसिस पे प्रॉफिट को कंपेयर करो, ओवरऑल प्रॉफिट को देखो, कि कौन-सा कस्टमर ज़्यादा प्रॉफिट परसेंटेज दे रहा है, प्रॉफिट पर यूनिट के हिसाब से देखो और उसके हिसाब से एक आंसर लिख कर आ जाओ। ज़रूरी नहीं है जो आईसीआई का आंसर है सेम आप लिख कर आओगे। बट हाँ, क्योंकि हमने कुछ उस तरह के आंसर पढ़ लिए तो और मैंने भी उस बेसिस पे पढ़ा दिया तो उम्मीद है कि अब आप लिख कर आ पाओ। और एनालिसिस यार कोई भी एक ना फिक्स नहीं हो सकता। कोई भी मैं आपको एक गोली नहीं दे सकता कि एनालिसिस की गोली। एक जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसमें हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि हाँ, वो एक आंसर इस तरीके से ही निकलेगा, यही स्टेप्स होंगे। बट जो एक एनालिसिस वाला पार्ट है बेटा वो पर्सन टू पर्सन आप 100 बंदों से कराओगे ना 100 बंदों का अलग एनालिसिस होगा। बट इसका मतलब क्या हमें एक हैफाज़र्ड एनालिसिस करना है नहीं। अगर हमें एनालिसिस करना ही है तो जैसे मैंने आपको बताया ना ये सब चीज़ें निकाल देना यूनिट सोल्ड परसेंटेज ऑफ टोटल पर यूनिट, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सेल, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ टोटल प्रॉफिट और जैसे ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट, डिलीवरी या स्पीड डिलीवरी, डिस्काउंट यही सब चीज़ें तो घूम रही हैं। इनके बेसिस पे आप ध्यान रखो ना कि वो क्या-क्या बोलता है। डिलीवरी पे क्या बोलता है, ऑर्डर प्रोसेसिंग में क्या बोलता है, क्या मेथड सजेस्ट करता है और उसी तरह के आप लिख कर आ जाना जैसा भी आपको क्वेश्चन आएगा पेपर में। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। विश यू अ वेरी हेल्थी एंड हैप्पी लाइफ। जय श्री राधा।